चलिए ध्यान देंगे सभी लोग बोर्ड पे। भूगोल का 5वां लेसन यानी इकाई 5, जिसमें टोटल 4 लेसन है। ठीक है सर, यानी 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में सबसे पहला है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ठीक है सर, बिहार कृषि एवं वन संसाधन ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग अलग अलग उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था, वन के बारे में पढ़ा था, सब्जियों के बारे में पढ़ा था, अलग अलग चीजें हम लोगों ने पढ़ा था ना सर। चलिए उसी चैप्टर का पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखा गया है। हर बार की तरह इस बार भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन के आंसर को उसी शब्द सीमा के अंतर्गत लिखा गया है जितना आपको एग्जाम में लिखना होगा। याद रहेगा सर, लघु उत्तरीय को लघु उत्तरीय की तरह लिखा गया है और दीर्घ उत्तरीय को दीर्घ उत्तरीय की तरह लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी तरह हमें बस नंबर से मतलब है कि किसी तरह एग्जाम में हम लिखे, हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक है सर, तो समझिए आंसर कितना आसान और कितना बेहतर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। यानी कि बिहार में जो हम लोग धान लगाते हैं, धान होता है, इसके लिए कैसे वातावरण होना चाहिए, किन किन चीजों की आवश्यकता होना चाहिए, उसी के बारे में क्या करना है सर, वर्णन करना है। ध्यान दीजिए। तो बिहार में धान की फसल के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु, कैसी जलवायु चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, 50 इंच से अधिक वर्षा। अब ये 50 इंच से अधिक वर्षा क्या है, चलिए अभी समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। 50 इंच से अधिक वर्षा कहने का मतलब कभी भी ऐसा है ना, तो समझिएगा जिसे जमीन का जो सतह होता है ना, धान की खेती में समझिएगा, जमीन के सतह से लगभग 50 इंच ऊपर के सतह तक क्या होना चाहिए सर, जल होना चाहिए। वही होता है 50 इंच से अधिक वर्षा। यानी जमीन के सतह से कितना अधिक जल होना चाहिए, लगभग 50 माने 50 इंच लगभग, और लगभग अगर फीट में देखा जाए तो 4 फीट 2 इंच, क्योंकि 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। हम 5 फीट 8 इंच के हैं तो लगभग 172 सेंटीमीटर के हैं। सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो ये 50 इंच लगभग 127 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, 127 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से लगभग इतना पानी भौगोलिक दशा के अनुसार उसको चाहिए, अगर बेहतर धान अगर चाहिए तो इतना जल चाहिए। ठीक है, तो कितने लोगों को 50 इंच से अधिक वर्षा का मतलब समझ में आ गया, आ गया। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और गंगा कोसी मैदानी क्षेत्र आदर्श भौगोलिक दशाएं हैं एक धान की खेती के लिए, धान की फसल के लिए, और ये सभी के सभी चीजें हमारे बिहार में उपलब्ध हैं। पॉइंट लिख दिया गया है बाबू। खरीफ मौसम में गहन खेती संभव है, जहां 2006 से 7 में 33.54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान उगाया गया था। यानी इतना ज्यादा धान की फसल को उगाया गया था और धान अनाज हुआ था, इसलिए बिहार को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यहां पर भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है सर, अगर चावल का कटोरा भोर पड़ जाए तो बेटा आप धान भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। क्या, धान का कटोरा भी कहा जाता है, याद रहेगा। बिहार को चावल का कटोरा या धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसमें लिख दिया गया। कहां से नंबर काटेंगे, काटी, आगे देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का, जो दाल होता है ना, दाल हम लोग खाते हैं, रहर, मसूरी, खेसारी, आए दाल खाते हैं लोग, सुनिएगा। तो बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, एगो तो दलहन के उत्पादन का और साथ ही साथ वितरण का। लघु उत्तरीय तो लघु उत्तरीय की तरह लिखना है। आंसर समझिए कितना बेहतर लिखा गया है सर। बिहार में अरहर, जाना का रहर कहे नहीं सर, रहर के दाल सुनिएगा, मूंग, उड़द, चना, मसूर प्रमुख दलहन फसलें हैं जो राज्य की मिट्टी और जलवायु के कारण खरीफ और रबी दोनों मौसमों में क्या की जाती है सर, उगाई जाती है। अब वितरण समझिएगा। खासकर मधुबनी, दरभंगा जैसे जिलों में उत्पादन में वृद्धि के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकें अपनाई जा रही है। स्प्रिंकलर सिंचाई का मतलब पता है क्या होता है सर, क्या होता है, खेत में मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में, पूरा पाइप बिछा दिया जाता है, उसमें फुहारे की तरह, बारिश की तरह क्या की जाती है सर, खेत को पटाया जाता है। हमने के लिए जगह पाइप हेंगा छोड़ दिले सर, पूरा एकदम पानी लाग रहा है, एकदम भरपेटा, मेरी होने टूटल बच्चा के बान, हल्दी बान, बड़ा समस्या होता है कि ना जी। आगे देखिएगा। तो ये बिहार में दलहन के उत्पादन में वितरण का संक्षिप्त विवरण है। अगला क्वेश्चन है,
कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या की। जहां सर क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखेगा। आखिरकार हम लोग कहते हैं क्या कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। ध्यान दीजिएगा सर, बिहार जो कृषि जो है वो बिहार के लिए रीढ़ की हड्डी है। कैसे है भाई, क्यों है, व्याख्या कीजिए। आइए व्याख्या करते हैं। लिखा गया है कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि बिहार की अधिकांश आबादी, कोष्ट में लिख दिया गया लगभग कितना प्रतिशत, लगभग 80% कृषि पर निर्भर करती है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा देती है, खाद्य सुरक्षा यानी खाने के लिए आराम देती है, बल्कि ग्रामीण रोजगार का मुख्य स्रोत भी है और साथ ही साथ राज्य के जीडीपी में भी क्या करती है सर, क्या करती है, बड़ा योगदान देती है। याद रखिएगा सर, जीडीपी माने पैसा कौड़ी से संबंधित, जीडीपी नहीं पढ़े हैं लोग, आप लोग पढ़ाया गया था, क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान देता है, यानी बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तो कौन सी ये पहाड़ है कि खुद के सोना निकाल लेंगे, सब तो लेके चल गए कौन सी, झारखंड, कोयला झरिया में चल गए, झरिया कहाँ बा, झारखंड में। याद आ रहा है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, समझिए। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखे। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया नदी घाटी परियोजना, क्यों शुरू किया गया, आंसर समझिए। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि है। ठीक है सर, नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन यानी जल से विद्युत उत्पादित करना, उत्पादन कर लेना, बाढ़ पर नियंत्रण करना और आदि और भी बहुत सारे काम हैं जो कृषि, ऊर्जा, उद्योग और लोगों के जीवन स्तर में क्या करते हैं सर, सुधार के लिए जल संसाधनों का एक साथ प्रबंधन करते हैं। साथ ही साथ मत्स्य पालन, मछली पालन, परिवहन और पर्यटन को भी क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। कौन, तो विभिन्न प्रकार की नदी घाटी परियोजनाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखिए। ध्यान सुनेगा सर, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित यानी जो नहरों का विकास हो रहा है उससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसको लिखिए। आप लोग देख रहे हैं सर, हमारे गांव में भी जितने भी नहर हैं, मार पूरा इधर से ढलाई हो रहा है, इधर से ढलाई हो रहा है, नीचे पूरा एकदम ढाल के बनाया जाता है, बनाया जा रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित मुख्य समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं सर, तो बाढ़ से क्षति, रख रखाव की कमी, रेत उसमें जमा हो जाना, जाकर देखा तो माटी लग गई बा, माटी में जमा हो गई बा, रेत जमा हो जाना और अपर्याप्त जल वितरण यानी एक समान जल वितरण नहीं हो पा रहा है, जल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखना बहुत जरूरी हो गया सर, क्योंकि ऐसा तो 100% हो रहा है। कैसे, साथ ही साथ जन जागरूकता की कमी, हम लोगों में भी सर जागरूकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव, विभाग भी है वो बेहतर तरह से उसमें अपना योगदान नहीं दे रही है, जिससे परियोजनाएं धीमी होती हैं और भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी जो भूमिगत जल होता है उस पर हमें क्या करना पड़ता है सर, निर्भर रहना पड़ता है। अगर नहर में पानी समय से आए, नहरों की साफ सफाई समय से हो, नहर मजबूत बनाया जाए, न टूटने की समस्या, समय से पानी भी आ रहा है, तो सिंचाई के लिए फसलों को क्या कभी दिक्कत होगा, क्या हमें मशीनीकरण के साथ जाना होगा, क्या हमें भूमिगत जल की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं, सारा का सारा जल कौन पूर्ति कर देगा, नहर पूर्ति कर देगा, वहां से पानी हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। सभी को पता है सर, दक्षिणी भाग, यही याद रहेगा कि वही में तो ढेर सुखाड़ वाला समस्या रहता है, समस्या का रहता है, लगभग आइए जाता है, और उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है। ध्यान सुनिएगा, तो लिखा गया है बिहार के दक्षिणी भाग में सिंचाई की अधिक आवश्यकता है क्योंकि वहां वर्षा कम यानी लगभग 46 इंच होती है। आप ये 46 इंच इसमें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन धान के बेहतर उत्पादन के लिए कितना इंच वर्षा चाहिए, 50 इंच, वो भी याद रखिएगा, सुनिएगा। और सूखा प्रबल रहता है, दक्षिण बिहार में सूखा प्रबल रहता है। उत्तरी भाग बाढ़ प्रभावित है, जो उत्तरी भाग, उत्तरी बिहार है ना, जो जिसमें हम लोग हैं, ये बाढ़ प्रभावित है, जबकि दक्षिणी मैदान में 64% जो क्षेत्र है ना बाबू, असिंचित है, यानी कि उसमें पानी की बहुत कमी है, पानी नहीं जा पाता है। फसल सुरक्षा और उत्पादकता हेतु, ध्यान दीजिएगा, फसल सुरक्षा और उत्पादकता हेतु बिहार के इन भागों में
सिंचाई की आवश्यकता है। मैंने कल भी बताया था, आज भी याद रखिएगा सर, जल का सबसे अधिक प्रयोग किस क्षेत्र में होता है बताइए? जल का सबसे अधिक प्रयोग सिंचाई के लिए होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन देता है खाने के लिए, पीने के लिए, ऑप्शन देता है सर पशुओं को नहलाने के लिए। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जल का अगर प्रयोग होता है ना तो वह सिंचाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंचाई के लिए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण को लिखें। यानी कि जो बिहार में वन कम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, अलग अलग चीज, वन साफ देखने को मिल ही नहीं रहा है, इसके 4 कारण लिखे। लेकिन अब तो सर नियम बदल गया है, आप जाते हैं वो रोड के किनारे तो खूब बढ़िया पेड़ पौधे दिखाई देते होंगे, लोगों के खेतों में खूब ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहा होगा, सभी लोग वृक्ष रोपण कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा समय बदला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण लिखना है। ठीक है, 4 कारण कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार में वनों के अभाव के 4 मुख्य कारण हैं। लघु उत्तरीय है तो लघु उत्तरीय की तरह, यही दीर्घ उत्तरीय होता ना तो सेम लिखा जाता, खाली प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा बात लिख दिया गया होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कृषि विस्तार के लिए वन की कटाई, हाँ, एक तो हमें लाभ हो रहा है कि हमें कृषि के लिए भूमि मिल रहा है, कृषि खूब कर रहे हैं हम लोग, खूब उसमें फसल उगा रहे हैं, लेकिन देखिए हम लोग वन काट करके कृषि कर रहे हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या का दबाव, हाँ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाता है, आप लोग शायद याद रखिएगा सर, भूमि कम होते जाता है। जैसे मान लीजिए कि जिससे दादा परदादा के पास बीघा बीघा जमीन होगा, उनका लड़का उतना बीघा में बढ़ जाता है, उनका लड़का उतना बीघा में बढ़ जाता है, जमीन उतना ही है, जमीन उतना ही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जब लोग बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। याद रखिएगा सर। आगे देखिए, औद्योगिक एवं ईंधन लकड़ी की मांग, औद्योगिक क्षेत्र में लकड़ियों की बहुत ज्यादा मांग है, इसलिए वन काटे जा रहे हैं। ईंधन के लिए यानी जलावन के लिए लकड़ियों को प्रयोग किया जा रहा है। वन प्रबंधन एवं संरक्षण की कमी, और साथ ही साथ वन प्रबंधन और इसके संरक्षण में भी बहुत ज्यादा कमी हो रही है सरकार के द्वारा भी, इसलिए वनों का विनाश होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, आगे देखिएगा सर। 8 नंबर क्वेश्चन, संक्षेप में शुष्क पतझड़ वन, 2 प्रकार का वन था, याद आ रहा है, जिसमें एक होता शुष्क पतझड़ वन और एक होता था आर्द्र पतझड़ वन। सुनिएगा, शुष्क पतझड़ वन की चर्चा करें संक्षेप में, केवल शुष्क पतझड़ वन के बारे में बताना है, ध्यान दीजिएगा सर। लिखा गया है शुष्क पतझड़ वन वे वन है, शुष्क पतझड़ वन वे वन है। आज एक नया चीज आप लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा क्या होती है सर, कम होती है, और गर्मियों में पानी बचाने के लिए पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं सर, गिरा देते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, गर्मियों में पानी बचाने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इस जिसमें सागवान, शीशम, साल, खैर और महुआ जैसे पेड़ क्या है सर, महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा सर। पता है सर क्या करते हैं गर्मियों में? अच्छा, सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपने पत्तियों से खाना बनाते हैं, जो भी जल पृथ्वी से अवशोषित करते हैं या जैसे भी करते हैं, सारा जल शाखाओं से होते हुए कहां पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये लोग क्या करते हैं, और शुष्क वन में पत्तियां क्या करते हैं सर, सारा का सारा पत्ती का होला गिर जाला, झड़ जाला। बात समझिएगा, आज जब झड़ गया तो जल की, जो भी जल की आवश्यकता है पत्तियों में न जाकर उनके शरीर में अभी भी बॉडी में है, इस तरह से उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होती रहती है। याद रखिएगा, इसमें को पॉइंट लिख दिया गया है, बिहार में शुष्क पतझड़ वन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 125 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में ऐसे जिलों का नाम लिखिए जहां वन विस्तार 1% से भी कम है। ये लाइन बाय लाइन मैंने आपको पढ़ाया था। बिहार में कुछ ऐसे भी जिले हैं, 38 गो जिला है ना, तो 38 गो जिला में से कुछ ऐसा भी जिला बा जिसमें क्या होता है, 1% से भी वन क्या होता है, कम होता है। सबसे पहले का देखिए क्या लिखे है अपना सिवान में, ध्यान दीजिएगा सर। तो बिहार में वन विस्तार 1% से भी कम वाले जिले जो हैं वो कहाँ हैं, दक्षिणी भाग में है। सुनिएगा, सिवान, सारण, अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा में 1% से भी कम भूमि में क्या मिलते हैं सर, वन मिलते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते, इसमें पॉइंट लिख दिया गया है, ये कृषि प्रबल क्षेत्र हैं। ये कैसे क्षेत्र हैं सर, ये कृषि प्रबल क्षेत्र हैं जहां वन कटाई अधिक हुई है।
कुल वन क्षेत्र राज्य का कितना है सर? मात्र 0.05% है, जो कि कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए। याद आ रहा है? लेकिन बिहार में मात्र कितना है सर? 0.05% है, जो कि बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर लास्ट, ध्यान दीजिएगा सर। बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संख्या बताएं और 2 अभयारण्य की चर्चा करें। ठीक है सर, पहले अभयारण्य की संख्या बताना है। याद रखिएगा सर, शुरुआत में सबसे पहले अभयारण्य 14 को था, किताब के आंकड़ा कौन सा, लेकिन वर्तमान में मात्र कितना है सर? 12 से 13 गो है। राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही गो है। कौन सा है सर? चिड़ियाघर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। याद आया? चिड़ियाघर। सुनिएगा, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 12 से 13 वन्य जीव अभयारण्य है। इनका उद्देश्य वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पर्यटन को बढ़ावा देना है। लोग वहां पे घूमने जाते हैं, पता होगा सर आप लोग को। टिकट लगता है जानवरों को देखने के लिए। भले जाएगा तो जानवर अपना गुफा में रहता है, सोया रहता है, पैसा जियान हो जाता है। माने कोई बात नहीं, घूमना चाहिए। आगे देखिएगा सर। अब देखिए, 2 गो का क्या पूछा है सर? 2 अभयारण्य की चर्चा करें। तो 2 गो जो सबसे महत्वपूर्ण अभयारण्य है उसकी चर्चा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में 2 प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा है बिहार का, और पंत वन्य जीव अभयारण्य जो कि राजगीर में है, जिसमें क्रमशः का मतलब होता है इन दोनों को मिलाकर के लिखा है कौन कौन सा चीज उसमें मिलेंगे। तेंदुआ, सांभर, नीलगाय जैसे जीव और विभिन्न पक्षी क्या होते हैं सर वहां पर मिलते हैं। याद रखिएगा। ओके, चलिए, ये था पूरा का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय सभी को पता है कि लगभग 120 से अधिक शब्दों में ही लिखना होता है, तो उतना ही शब्दों में सभी को लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, बिहार की कृषि की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर समझ में आ जाएगा। यानी बिहार में जो हम लोग कृषि कर रहे हैं, उस कृषि को किन किन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्वेश्चन यही है। आंसर देखिए कैसे लिखा गया है। बिहार की कृषि अनेक भौतिक व आर्थिक समस्याओं से घिरा है। दोनों समस्या है सर, पैसा से भी समस्या है, भौतिक वातावरण से भी समस्या है, हम लोगों से भी समस्या है, जिनमें कम उत्पादकता, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, मानसून यानी मौसम पर अधिक निर्भरता, बाढ़ और सूखे जैसी मौसमी आपदाएं। एक और रहित के सुखाड़ बा तो पूरा मान लगी हम लोग जल की व्यवस्था कर लेते हैं लोग, एक और सुखाड़े में चला जाता है तो एक और बाढ़े में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, भूमि जोतों का छोटा होना, दिन प्रतिदिन खेत क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अपर्याप्त तो सिंचाई, बुनियादी ढांचा जिसमें बाजार और भंडारण आते हैं, खराब विपणन व्यवस्था। कितने लोग विपणन व्यवस्था के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। विपणन व्यवस्था, ये विपणन क्या है याद रखिएगा सर। विपणन वैसी व्यवस्था है जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग ग्राहक होते हैं ना, जो उपभोक्ता होते हैं, उनके इच्छा के अनुसार काम किया जाता है। विपणन एक व्यवस्था है। इसे बात समझिए, ग्राहक को जो चीज चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए, ग्राहक कैसे खुश होगा, बात समझिएगा, हम उसको वो चीज उपलब्ध करा दे रहे हैं, ये विपणन व्यवस्था है। कितने लोगों को याद रहेगा? विपणन व्यवस्था किसके लिए होता है? ग्राहकों के लिए होता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा गया है, और किसानों का पलायन तो सबसे प्रमुख है सर। कृषि कौन करेंगे? कृषि कार्य कौन करेंगे? किसान करेंगे। और किसान बताइए, जब अनाजे नहीं होगा, जब फसलें नहीं होगा, तो लोग अंततः क्या करेंगे? पलायन करेंगे। पलायन करने का मतलब हुआ बिहार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाएंगे और वहां पर जाकर के कमाने का काम करेंगे। आज वहां पर जाकर के कमाने का काम करेंगे तो बताइए क्या बिहार में कृषि सफल हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। ध्यान दीजिएगा सर, आगे लिखा गया है, प्रमुख है जिससे किसानों को कम कीमत पर फसलें बेचनी पड़ती है और उनकी आय प्रभावित होती है। और जब किसानों की आय प्रभावित होगी, जब पैसा कम आएगा, परिवार का पेट नहीं पलाएगा, तो क्या करेगा? तो वो पलायन करेगा, अर्थात बिहार छोड़ करके जाएगा। याद रखिएगा सर। आगे लिखा गया है, पॉइंट 2 को डाल दिया गया तनी सा आंसर को तनी एकदम प्रभावित बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, राज्य की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए ये समस्याएं व्यापक गरीबी और पलायन से भी जुड़ी है। एकदम कृषि पर ही निर्भर हो जाना हर एक तरह से, ये भी सर ठीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा गया है, सिंचाई की कमी भी गंभीर है। सिंचाई की कमी भी क्या है? गंभीर है,
क्योंकि लगभग 40% क्षेत्र ही सिंचित हैं जहां पर पानी मिल जाता है और बाकी के जितने भी हैं वो वर्षा पर निर्भर रहता है। परिणाम स्वरूप बाढ़ और सूखा का चक्र फसलों पर भारी नुकसान पहुंचाता है। कम वर्षा सूखा पड़ जाएगा और ढेरे वर्षा अब बाढ़े आ जाएगा। अगर सोचिए गलती से अगर उत्तरी बिहार में ज्यादा वर्षा हो जाए तो क्या होगा? डूब जाएगा। बात समझिए। दक्षिणी बिहार में वर्षा न हो तो क्या होगा? सूख जाएगा। आगे देखिएगा सर। हाँ तर्जु ये तो मैं जब आएंगे बा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? किसी एक फसल के मुख्य उत्पादों की व्याख्या करें। हेलो, फसल पूछा है तो फसल में खरीफ ओरीफ मत लिखिएगा। देखिएगा उसमें आया था सबसे पहला खाद्यान्न फसल आया था। खाद्यान्न फसलें, और खाद्यान्न फसलें में बिहार में सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है? धान आता है, चावल आता है, याद रखिएगा सर। इसलिए बिहार को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा या चावल का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है सर। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिहार में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? बिहार में मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, जौ, दलहन। दलहन में भी कौन कौन? तो चना के दाल, अरहर के दाल, उड़द के दाल, मूंग के दाल, तिलहन, सरसों के तेल, तीसी के तेल, याद आ रहा है? तिलहन, गन्ना, जूट, तंबाकू, सब्जियां, मसाले तथा फल आदि फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलों में धान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसी के कारण बिहार को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। मैंने एक जगह पे चावल का कटोरा मेंशन कर दिया था, यहाँ पर धान का कटोरा मेंशन कर दिया। इस तरह से आपको दोनों क्या रहेगा सर? याद रहेगा। ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ में लिखा गया है, देखिए किसी एक फसल के मुख्य उत्पादों के बारे में लिखना है ना सर। तो पहला खाद्यान्न फसल के बारे में इसलिए लिखा गया है और यही लिखना भी चाहिए क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा यही हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसे खरीफ और गर्मा दोनों मौसम में उगाया जाता है। इसकी खेती राज्य के लगभग सभी जिलों में होती है। विशेषकर बाढ़ प्रभावित उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है। कैसे कि धान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब पानी उत्तरी बिहार में मिल जाता है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त जल की उपलब्धता धान के लिए अनुकूल है। बिहार देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में शामिल है और इसे कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला हुआ है, याद रखिएगा सर। बिहार जो है वो देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में अग्रणी है, यानी सबसे आगे आया है, इसलिए इसको कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। धान के बाद रबी यानी गेहूं या दालें बोई जाती हैं जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो पाता है। अर्थात हमारे यहाँ भूमि का एक बेहतर नहीं होता है कि उसको हम लोग यूजलेस नहीं बनाते हैं, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। समझ में? उसको हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय में पूछ सकता है, याद रखिएगा सर। बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताएं एवं सुनिएगा सोन अथवा कोसी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन जैसे पूछा है आंसर भी वैसे ही लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा सर। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कोसी, गंडक, सोन आदि हैं। 3 गो था और 4 गो और था, याद रखिएगा सर। दुर्गावती था, याद आ रहा है? सुनिएगा। जिनका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन है। इन योजनाओं से राज्य के बड़े भाग में कृषि को अस्थायी जल स्रोत मिला है और बाढ़ की विनाशकारी स्थिति कुछ हद तक क्या हो पाई है सर? नियंत्रण हो पाई है। तो ये तो हो गया विभिन्न प्रकार के नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हमने बता दिया। 2 गो का महत्व पूछा है, सोन अथवा कोसी, और ये लघु उत्तरीय में पूछ देता है कि सोन परियोजना का महत्व बताएं या कोसी परियोजना का महत्व बताएं। तो देखिए कैसे लिखा गया कि आपका लघु उत्तरीय में भी काम चलेगा और दीर्घ उत्तरीय में तो चलवे करेगा। ध्यान दीजिएगा। सोन परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है जिसकी शुरुआत 1874 में हुई थी, याद रहेगा सर। अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसके माध्यम से पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर तथा रोहतास जिलों में लगभग 4.5 यानी 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए डेहरी और बारूण में शक्ति गृह स्थापित किया गया है। इसी परियोजना के तहत इस क्षेत्र को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा सर। इसी क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में सोन घाटी नदी परियोजना है उसी क्षेत्र। चलिए अब कोसी परियोजना का महत्व समझिए। तो कोसी परियोजना 1955 में प्रारंभ हुई जिसका उद्देश्य नदी मार्ग नियंत्रित करना, बाढ़ रोकना,
सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। पूर्वी और पश्चिमी नहरों से लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इस परियोजना से बाढ़ नियंत्रण, कृषि और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। आप चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। आखिर बताइए परियोजनाओं का काम क्या है? बाढ़ को रोकना, सिंचाई की व्यवस्था सुलभ करना, यही ना है? तो स्वयं से भी बना करके लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे लिखेंगे थोड़ा ये प्रभावशाली है। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें। यानी वन्य जीव जो हैं, वन्य जीव जो हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है सर, बिहार में वन्य जीवों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आवश्यकता है। पर्यावरण के लिए वन्य जीव जो हैं वो बहुत जरूरी है, याद रखिएगा सर। जी हाँ, जानवर जो हैं वो पर्यावरण के लिए जरूरी हैं और हमारे लिए पर्यावरण जरूरी है। आगे देखिएगा, राज्य में जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्र बनाए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख है संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान, भभुआ अभयारण्य, कोसी टाइगर रिजर्व आदि। ठीक है, जौन जौन याद आवे लिखिए, और जहां से वोट पड़ जाए आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संरक्षण के उद्देश्य क्या है? आखिरकार जो हम लोग वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा सर, उनका उद्देश्य क्या है? विलुप्त हो रहे प्रजातियों की रक्षा करना। विलुप्त हो रहे प्रजातियों की रक्षा करना। ध्यान दीजिएगा सर, आज से कुछ समय पहले ना छत पे बड़ा छोटी छोटी मैनवा जो ना होता लिया सब, मैना गौरैया आज सुन देखो, अब जरा देखिए कितनी कम हो गई है बेचारी, कभी कभी देखने को मिलती है। यहां देखिएगा सर, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है इस वातावरण, इस पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना। इकोलॉजी बिट, पर्यावरणीय और जैविक विविधता को सुरक्षित रखना। याद रहेगा सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें इतना लिखना जरूरी है। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.87 भाग ही वनाच्छादित है, यानी कि वन से घिरा हुआ है। जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार यह कितना होना चाहिए? 35%। अगर भोर पड़ जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं सर, 0.05%। ये वर्तमान रिपोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनों के संरक्षण के लिए कटाई पर रोक, वन रोपण और विलुप्त वन क्षेत्र का पुनर्वास किया जा रहा है। यानी वनों को लगाया जा रहा है, वन बनाया जा रहा है। इससे बिहार में वन के साथ साथ वन्य जीवों की भी सुरक्षा हो सकेगी। ठीक है सर, चलिए ध्यान दीजिएगा। पूरा का पूरा ये इकाई 5 का पहला जो लेसन था खत्म होता है। खूब बढ़िया से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कॉपी में आज आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं, अभी यहीं पे छुट्टी नहीं होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद,